जय हिंद। आज हम पार्ट थर्ड देखेंगे संविधान का। देखिए, पिछले दोनों पार्ट्स में पार्ट वन में हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, संविधान का निर्माण, और सेकंड में सेलिएंट फीचर्स संविधान का हमने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये एक सेलिएंट फीचर्स में हमने पढ़ा था। अब इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सीइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़ द बेडरॉक ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। समझिए कि हमारा संविधान का एक तरह से स्केलेटन जो ढांचा है इसी के ऊपर बेस्ड है। ये बहुत बड़ा एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक तरह से अगर आप बोलेंगे ना, लॉन्गेस्ट एक्ट था, सबसे बड़ा एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास की थी उस समय पर। ठीक है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भारत के लिए, एक बर्मा 1935, दो में डिवाइड करके इसको चलाते हैं। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने क्या क्या फीचर्स लिए हैं। एक तो फेडरल स्कीम लिया है। 1935 का एक्ट में आपका 3 में डिवाइड कर रहा था। क्या क्या था वो? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 3 में डिवाइड था। और जो इन तीनों लिस्ट से जो अलग हो गया, जो बच गया, वो चल जाएगा वाइसरॉय के पास। मतलब रेसिडुअल पावर जो था वो वाइसरॉय के पास था। तो लिस्ट जो अलग किया था वो आज भी हम फॉलो करते हैं। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये चीज़ आपका वहीं से आया, 7th शेड्यूल में है, आज भी हो। तो उस तरीके से फेडरल स्कीम आया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ये भी आया है। ठीक है, गवर्नर उस समय एग्जीक्यूटिव का हेड हुआ करता था और उसके कुछ मेंबर्स होते थे उसको एड एंड एडवाइस देने के लिए। जुडिशियरी था, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था दिल्ली पे, और आज भी हमारे देश में जुडिशरी काम कर ही रहा। पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। काफ़ी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा ना देश का, जो भी ये बागडोर चल रहा, तो ये मेनली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही सेटअप है। क्या? तो उस समय डायरची आया था सेंटर पे। डायरची सेंटर पे काम करता था, जिसमें रिजर्व लिस्ट था, ट्रांसफर सब्जेक्ट था। रिजर्व वाला का जो भी पकड़ था वो किसके हाथों में था? गवर्नर के हाथों में था। बाई कैमरल का बात किया गया था। लेजिस्लेचर जो था वो बाई कैमरल बोला गया था। मतलब एक फेडरल असेंबली होगा, एक काउंसिल ऑफ स्टेट होगा। जैसे आज है काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या हो गया? अपर हाउस। फेडरल असेंबली जहां आ जाएगा, असेंबली से याद रखिएगा, असेंबली आप कहीं भी देखते ना तो मतलब असेंबल करना। जैसे हम अपने स्कूल में सुबह सुबह असेंबल करते थे प्रेयर के समय, ग्राउंड में या कहीं भी आपका अगर असेंबली होता था, प्रेयर होता था, तो वहाँ असेंबल करते थे। तो वो असेंबली, असेंबली में कौन जाएगा? सारे लोग जाएंगे। तो लोग जब जाएंगे तो उसको असेंबली बोलेंगे। तो उस तरह से कभी भी कन्फ्यूजन हो कि असेंबली क्या होता है, तो असेंबली में लोग जाएंगे, मतलब वो हो जाएगा लोगों का प्रतिनिधित्व वाला, मतलब आज का लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। या स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इस तरीके से याद रखिएगा, हमेशा क्लियरिटी रहेगा। तो उस समय था फेडरल असेंबली, लोअर हाउस, 5 साल का टेन्योर हुआ करता था, और एक था अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्ट इलेक्शन भी पहले बार इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और ये आज बहुत प्रासंगिक है। इसके हम मेजर पार्ट जो हमारा संविधान का, जो हमारा देश में सब कुछ चल रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, याद रखिएगा। स्केलेटन बोलते हैं। यूके से, तो देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से लिया गया है। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका वाला, वो हमने नहीं चुना, हमने पार्लियामेंट्री ही चुना। क्योंकि पार्लियामेंट्री, हालांकि हमारे मतभेद बहुत सारे हैं अंग्रेजों के साथ, बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी हमने पार्लियामेंट्री चुना, क्योंकि पार्लियामेंट्री के बहुत सारे हमें दिखा कि एक तो ईज था, क्योंकि हम उसी चीज़ में बहुत साल से रूल होते आए थे, तो हमें पता था इस सिस्टम के बारे में। प्लस इस सिस्टम में ठीक ठाक है, मतलब लोगों को ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन मिलता है, सारा कुछ होता है, तो हमें सहूलियत के हिसाब से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुन लिया। रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है, रूल ऑफ लॉ मतलब कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना वो बहुत अमीर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, ये कास्ट वाला है, छोटा कास्ट वाला, बड़ा कास्ट वाला, कोई भी हो, लॉ के समक्ष सब सेम है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जैसे हम लोग बिल वगैरह पास करते हैं, ये जो प्रोसीजर आया है लेजिस्लेटिव काम करने वाला, विधायी शक्तियाँ, ये भी यूके का। सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता होगा।
दोहरा नागरिकता देश में नहीं चलेगा जैसा अमेरिका में चलता है। दोहरा नागरिकता अमेरिका में है, सिंगल सिटीजनशिप होगा भारत में, ये भी यूके से लिए हैं। कैबिनेट सिस्टम होगा। देखिए कुछ टॉप के जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो कैबिनेट फॉर्म करते हैं। कैबिनेट जैसे आज देखेंगे पर्यावरण मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट के हिस्सा होते हैं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो एक सरकार में होते हैं वो कैबिनेट का सिस्टम बनते हैं। और यही देश में जो भी कानून आएगा, जो भी नीति निर्देश चलेगा भारत में, उन सब पे इनका निर्णय बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यही सारे लॉज वगैरह पास करने में सरकार के साथ डिस्कशन करते हैं। रिट्स, जिसको यूके में प्रेरोगेटिव रिट्स करके बोला जाता था, वो रिट्स यहीं से आए हैं। 5 तरह के रिट्स हैं। आपका संविधानिक उपचार आर्टिकल 32 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में, हमारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 में रिट्स का बात किया गया है। ठीक है, ये रिट्स दिया गया। तो ये जो रिट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। क्यों? क्योंकि एक तरह से समझिए कि हमें गारंटी करता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार आपको मिला है, इसका कभी भी उल्लंघन हो गया तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये बात कहा गया है। प्रेरोगेटिव रिट्स वहीं से लिया गया है। कभी भी आपका मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिट्स का हमें गिफ्ट मिला जो हम यूके से लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा 5 तरह के रिट्स हैं हमारे यहाँ। 5 तरह के रिट्स हैं। सर्चोररी, टू बी इन्फॉर्म्ड इसको बोलते हैं। हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी। मैंडमस, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, 5 रिट्स हैं। सर्चोररी, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। ओके, आगे चलते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देखिए जो भी पार्लियामेंट एमपी वगैरह होते हैं इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। आप जानते ही होंगे कितने सारे इनको हमेशा न्यूज़ में भी आता रहता है कि आप अगर अंदर एक था ना, आपका कोई मंत्री थे, एमएलए थे या, तो वो कोई वीडियो वगैरह वायरल कर दिए थे। कोई पंजाब वाले थे, सरदार जी, कॉमेडियन है वो, तो अंदर में जाकर वायलेट कर दिए थे जो अपना पार्लियामेंट का जो रूल्स है उसको। कैसे? अंदर में आप रिकॉर्ड करके ना यहाँ वहाँ पोस्ट नहीं कर सकते, उससे जो एमपीज़ हैं उनका पार्लियामेंट का प्रिविलेज का हनन होगा। तो ये एक चला था केस। फिर अगर उनके ऊपर कुछ भी पुलिस का मुकदमा, कुछ भी पुलिस पकड़ने जाती है तो वहाँ पर पहले डायरेक्ट नहीं घुस सकता उस कैंपस में। अगर पार्लियामेंट सेशन में है और वो बैठे हैं अंदर जाकर, जो भी मंत्री हैं, तो डायरेक्ट वहाँ जाकर उनको अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये सब प्रिविलेजेस हैं, बहुत तरह के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं इनको। ये सब कहाँ से? यूके से लिया गया। बाई कैमरलिज्म, अभी हमने पीछे भी बात किया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर का। तो बाई कैमरलिज्म एक तरह से यूके से हम लिए हैं। हमारा 1935 में तो था इस चीज़ का, लेकिन हम यूके से पूरी तरीके से लिए हैं। बाईकैमरलिज्म मतलब सिंपल सा चीज़ है, 2 हाउसेस होगा, लोकसभा राज्यसभा, जैसे चलता है। स्टेट में भी उस तरह का चलता है, जहाँ जहाँ स्टेट को रिक्वायरमेंट है 2 है, जहाँ नहीं है वहाँ बाईकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस चलेंगे। तो भारत में बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा बाईकैमरल लेजिस्लेचर आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और यूपी में। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, तो हम देखते हैं अब यूएस का। यूएस से हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं। जैसे पहला, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का हटाने के लिए एक ही टर्म यूज़ होता है जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। याद रखिएगा, इम्पीचमेंट। और इनका बस एक ही कंडीशन है जिस कंडीशन से इनको हटाया जा सकता है, जिस तरीके से इनको इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीच का बस एक ही प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अगर वायलेशन होता है तभी इनको हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को, बाकी और कोई कारण नहीं दिया गया है। और मज़े की बात यह है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं डिफाइन भी नहीं है कि क्या होगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं नहीं लिखा गया है इसके अंदर क्या होगा, इसका डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है? आर्टिकल 61। याद रखिएगा, आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पीचमेंट का प्रोसेस हम लोग वहाँ से लिए हैं। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का फंक्शन परफॉर्मेंस का है, और वाइस प्रेसिडेंट का, ये भी हम लिए हैं यूएस से। देखिए यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो हम वहीं से लिए हैं ये सब चीज़।
ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि हमारे आसपास में जो मेन स्टेट कौन सा है, मेन देश कौन सा है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल है, तो यूएस है। तो उससे हम प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं। ठीक। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसेस भी हम अमेरिका से लिए हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार भी हम यूएस से लिए हैं। बिल ऑफ राइट्स से हम बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे यहाँ मूल अधिकार पार्ट 3 में दिए गए हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आपका यूएस से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर कभी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास कर दे जो कि विधि संगत ना हो, जिससे अधिकारों का हनन होता हो, तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कोर्ट और उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इट कैन टर्म इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का पावर हमारे कोर्ट के पास है। ये कहां से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी जो होगा इंडिपेंडेंस के साथ काम करेगा, किसी के बहकावे में नहीं काम करेगा। इसीलिए इसका जो सैलरी वगैरह है ना, ये CFI पे चार्ज होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है ये भी अमेरिका से लिया गया है। प्रियम्बल प्रस्तावना जो हमारा है, जिसमें बोला गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी आपका यूएस से लिया गया है। ठीक है। प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये बहुत सारे जजमेंट्स में आया है सुप्रीम कोर्ट के कि कभी भी अगर आपको डाउट हो कि ये जो आर्टिकल है ये अच्छे से नहीं बता पा रहा, और कभी भी केस में फंसते हैं, कहीं भी संविधान में आपको कहीं पे थोड़ा सा शक हो रहा कि इसका मतलब क्या होगा, तो आप एक बार आके प्रस्तावना पढ़िए, प्रियम्बल पढ़िए, आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। क्योंकि संविधान निर्माता प्रियम्बल में एक तरह से पूरा संविधान का सारांश, समरी वहां पर लिख दिए हैं। ये पॉइंट्स थे आपके यूएस से। आगे चलते हैं आयरलैंड से, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आयरलैंड से एक लेडी का नाम आता है इतिहास में। मॉडर्न इंडिया अगर आप पढ़ेंगे, एक आयरलैंड की व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नाम आता है। वो नाम बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक्सपेक्ट करूंगा वो आंसर। आयरलैंड का DPSP हमने लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। देखिए किसका नीति निर्देशक तत्व है? राज्यों का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके लिए है? स्टेट का पॉलिसी मेकिंग के लिए। सिंपल नाम में ही सब कुछ दिया गया है। डायरेक्टिव होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे स्टेट को लॉज वगैरह फ्रेम करने के लिए। तो स्टेट चाहे तो इन सब्जेक्ट्स पे लॉज वगैरह बनाएगा, क्योंकि ये DPSP पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो क्या स्टेट अगर नहीं चाहे तो नहीं बनाएगा? हाँ, अगर स्टेट नहीं चाहे तो इस पर नहीं बना सकता है लॉज, लेकिन स्टेट कोशिश करेगा कि इस तरह का काम करे। तो इसको लागू क्यों नहीं किया? इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आर्टिकल 48, उसमें बोला है कि मिल्च एनिमल्स जो काऊ वगैरह हैं इनका प्रोटेक्शन करना है, कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोट करना है, ये जो दारू टोबैको ये सब खराब चीज़ का सेवन नहीं करना है, ये सारे बहुत सारा चीज़, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना है, ये सब बहुत सारा चीज़ इसमें पॉइंट दिया गया। तो ये सब तो अच्छी अच्छी बातें हैं, तो फिर क्यों नहीं राज्य इन पे कानून बना सकता है? देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, उस समय हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम ये सारी चीज़ देश में लागू करवा सकें। तो टाइम टू टाइम, धीरे धीरे, जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे हम सक्षम बनेंगे, ये सब चीज़ लागू किया जाएगा। विथ टाइम एवरीथिंग विल बी कीप इन प्लेस। जैसे कि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, वो पहले आपका इधर था, DPSP में था पहले से, कि स्टेट कोशिश करेगा 6 से 14 वर्ष की आयु के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों को। तो ये तो पहले स्टेट को बोला गया था कोशिश करेगा, लेकिन बाद में जब देखा गया, सुप्रीम कोर्ट एक बार बोला आर्टिकल 21 के अंदर कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में यही है ना, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो आपका जीने का अधिकार कैसे है? आप तो फुल्ली अपने आप को जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि एजुकेशन सबसे पहले सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सोच सकेगा, समझ सकेगा, किसी भी चीज़ पे अपना विचार व्यक्त कर सकेगा और अपने आप को फुली लाइफ में ऊपर बढ़ा सकेगा। तो जब आपके पास यही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, तो आप कैसे सक्षम बनोगे ज़िंदगी में? तो उन्होंने फिर बोला कि इसके लिए आर्टिकल 21A डाला गया।
अब तो ये आ गया मौलिक अधिकार में, अब तो भाई इसके लिए करना ही होगा। तभी हम आज देखते हैं कि सारे सरकारी स्कूल इतने ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और उसमें मिड डे मील और काफ़ी सारे स्कीम्स वगैरह चल रहे हैं ताकि बच्चों का रिटेंशन बढ़े। ये कहानी थी, ठीक है। तो डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में कुछ लोग मनोनीत होकर आते हैं। सम ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, सारे इलेक्टेड नहीं आते हैं। देखिए राज्यसभा में 250 मेंबर रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से 12 मेंबर आपके नॉमिनेटेड होंगे। आउट ऑफ 250, 12 मेंबर्स शैल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ओके, बाय प्रेसिडेंट। कुछ फील्ड्स हैं, फील्ड्स बता दिए गए हैं, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, इन सब्जेक्ट्स से कोई व्यक्ति मनोनीत होकर आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, फिर जया बच्चन, काफ़ी लोग ऐसे ऐसे हैं जिनको मनोनीत करके लाया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम आयरलैंड। प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेनली कैसे होता है, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम से होता है। हम लोग डायरेक्टली तो वोट करते नहीं हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ये प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, और नॉमिनेटेड मेंबर्स मेनली इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर्स में। नेक्स्ट, फ्रांस से। देखिए फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था ना उनका, इसी पे बेस्ड ही था, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारे प्रियम्बल में बहुत शानदार तरीके से दिखते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ऐसे करके, इक्वालिटी ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी, ये सब सारा कुछ, फ्रेटर्निटी, मतलब ये सारे चीज हमारे दिए गए हैं प्रियम्बल में। ये फ्रांस से लिया गया है। उस समय वहाँ क्रांति चली थी, रेवोल्यूशन चला था 1848 के आसपास, और वहाँ पे नया फ्रांस का डिमांड उठा था। वी वांट न्यू फ्रांस। न्यू फ्रांस कैसा होगा, तो न्यू फ्रांस होगा जहाँ पर लिबर्टी होगा, इक्वालिटी होगा, फ्रेटर्निटी होगा। आज भी अगर आप करंट सिनेरियो में फ्रांस का मोटो देखेंगे ना तो यही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बहुत ज़्यादा लिबरल है वहाँ पे लोग, बहुत फ्रीडम है उनको। तभी आप देखेंगे कि वहाँ पर अभी रिसेंटली जब एक मुस्लिम यूथ ने एक टीचर का गला रेत कर हत्या किया था, तो वहाँ पर काफ़ी बवाल उठा था, और वहाँ के प्रेसिडेंट भी, इमैनुअल मैक्रोन भी, काफ़ी सख्त लफ्ज़ों के साथ सामने आए थे कि हमारा जो देश है ये इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए जाना जाता है और हम इसको कभी भी कर्टेल नहीं होने देंगे, है ना। तो इसीलिए वो देश बहुत ज़्यादा इसके लिए माना जाता है और पहले से भी माना जाता था, और वहीं से हम ये कॉन्सेप्ट लिए हैं। रिपब्लिक का भी कॉन्सेप्ट वहीं से लिए हैं, रिपब्लिक का, ठीक है। तो ये सारे फ्रांस के हो गए। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो अमेंडमेंट होता है उसके लिए। अमेंडमेंट 368 नंबर आर्टिकल है, आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका वहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन का प्रोसीजर, ये भी वहाँ से लिया गया है, ठीक, राज्यसभा का इलेक्शन का प्रोसीजर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम जापान से, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब क्या है, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था रूल ऑफ लॉ यूके वाला, जिसमें बोला गया था कि नो मैन इज अबव लॉ। यहाँ पर है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो भी लॉ है ना, वो अगर ड्यूली इनेक्टेड है लेजिस्लेचर के थ्रू, वो तब तक वैलिड है जब तक वो अगर फॉलो किया हो करेक्ट प्रोसीजर। अगर वो करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करके लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ आता है तो वो लॉ सही है, अगर वो नहीं फॉलो करता है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। यही है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और उसके थ्रू हम लोग जो भी हमें अगर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी आप देखेंगे ना, तो उसमें बोला गया है कि ये फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर सकते हैं, इसे हटाया जा सकता है या इसे कम किया जा सकता है ओनली बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर लॉ से कोई, मान लीजिए देश में हालात बहुत ही कठिन है, देश में सेना किसी दूसरे सेना के साथ लड़ाई पे जुटी हुई है, देश में हाहाकार मचा हुआ है, और उस समय आप बोलते हैं कि नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए, सारा कुछ चाहिए, मैं घूमने जाऊंगा बॉर्डर एरिया पे, तो नहीं, उस समय आपको कर्टेल किया जाएगा। हो सके कोई लॉ वगैरह भी एक्स्ट्रा लेकर आया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये आपका होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कर्टेल कर सकते हैं ये सब चीज़ें। ये सब आप खुद से भी समझ सकते हैं, सिंपल फैक्ट्स है। कनाडा से क्या लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा से सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर में एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पावर कंसंट्रेटेड होगा, बहुत ज़्यादा पावर होगा। मतलब सिंपल है कि हमारा जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल होगा स्टेट से।
स्टेट कम पावरफुल होंगे हमारे सेंटर से। रेसिडुअरी पावर जो होगा सेंटर के हाथ में होगा। आज हम देखते हैं हमारा सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट कम पावरफुल है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, फॉरेन रिलेशन, डिफेंस, ये सब किसके पास है? सेंटर के पास है, स्टेट के पास नहीं है। कभी झगड़ा हो जाए किसी मुद्दे को लेकर स्टेट और सेंटर के बीच में, तो कौन जीतेगा? सेंटर जीतेगा। सेंटर को जानबूझकर स्ट्रांग बनाया गया है। आपके कौन था वो व्यक्ति जिसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिसने भारत को एक सूत्र में पिरोकर इकट्ठा रखने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, जिनका स्टैचू आज गुजरात में देखा जाता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और उनको ये श्रेय जाता है देश को एक तरह से बांध के रखने का। नहीं तो आज इतने सारे राज्य थे, और जब जानते हैं जूनागढ़, ये वो इतने सारे राज्य थे, सब चाह रहे थे कि हम भारत से अब अलग हो जाएं, लेकिन भारत को एक रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये चीज़ हमारे संविधान निर्माता भले भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने सेंटर को स्ट्रांग बनाया है, ताकि कोई भी भारत से सीड होकर अलग ना चाह पाए। ठीक है, आप अंदर में चेंज कर लो, आपको नाम चेंज करना, अलग राज्य बनाना, सब पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकते हो आप। ठीक है, ये पॉइंट है। इसलिए सेंटर को इतना स्ट्रांग बनाया गया, क्योंकि पास्ट से हमने बहुत कुछ सीखा है। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट, इसीलिए हम गवर्नर को भी स्टेट में अपॉइंट करते हैं। सेंटर का ही तो नॉमिनी है वो गवर्नर, वो वही करता है जो सेंटर से उसको बोला जाता है। प्रेसिडेंट जो हैं वो सेंटर का ही बात सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस से काम करते हैं ना प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का एडवाइस से काम करते हैं गवर्नर। तो इस तरीके से चलता है पूरा प्रोसेस। तो सी से देखिए, सी से कनाडा है, सी से सेंटर है, इतना याद रखिएगा। सी से कनाडा, सी से सेंटर, क्या होगा? स्ट्रांग होगा। बस कनाडा से यही पॉइंट ही है कि सेंटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, ताकि सब राज्य को एक साथ इकट्ठा रख पाएं। और ये हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस के चलते ऐसा किया गया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे ये थोड़ा सा कनाडा दोबारा आ गया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक, ये भी है। जब जब एडवाइस का जरूरत पड़ता है तो वो देगा आपका, अगर प्रेसिडेंट एडवाइस वगैरह मांगते हैं तो ये दिया जाएगा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का बात किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, मतलब स्टेट के सब्जेक्ट्स अलग हैं, सेंटर के सब्जेक्ट्स अलग हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स का बात किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आर्टिकल 108, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। तो ये जो ज्वाइंट सिटिंग होगा, ये बहुत सारे कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में होगा। बिल जब अटक जाता है, जब पास नहीं हो पाता है, डेडलॉक का सिचुएशन आ जाएगा, तब आर्टिकल 108 पिक्चर में आएगा, ज्वाइंट सिटिंग किया जाएगा। और कभी भी हाउसेस अगर बैठते हैं तो उसके लिए आपको कोरम होना चाहिए, 1/10 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हाउस बैठेगा। सिंपल सा ये फैक्ट याद रखिएगा। ज्वाइंट सिटिंग कब नहीं होगा? जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चलेगा, संविधान को अमेंड करने के लिए बिल आएगा, आर्टिकल 368, तब नहीं हो सकता है ज्वाइंट सिटिंग। एक और कंडीशन है, मनी बिल जब जब इंट्रोड्यूस होगा, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता। अब भाई मनी बिल जब इंट्रोड्यूस होगा, वो तो प्रेसिडेंट का पहले सलाह से उनसे बोल कर लाया जाता है, और वो कौन लाता है? मेनली जो सरकार पावर में रहता है, जैसे अभी बीजेपी पावर में, बीजेपी लेकर आएगी, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। मनी बिल, पैसे का लिए बिल, ऐसे सिंपल समझिए। तो पैसे की जरूरत जो सरकार पावर में उसको चाहिए ना, स्कीम्स लाएगी, अलग अलग योजनाएं चलाएगी, तो उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए। तो ये सब चीज़ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सिंपल से। तो मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं आता है। ज्वाइंट सिटिंग जब जब डेडलॉक होता है तब आ सकता है। ज्वाइंट सिटिंग का 2 कंडीशन है, जब आएगा ही आएगा। कब? स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जब भी पहला सेशन होगा जनरल इलेक्शन के बाद, तब एक ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे। दूसरा, एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, हर साल जब पहला सेशन स्टार्ट होगा तब करेंगे। तो 2 एक कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग होता है और 2 कंडीशन में नहीं होता है, और जब जब डेडलॉक होगा तब ज्वाइंट सिटिंग होगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स का फ्रीडम ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रशिया से क्या लिए हम? रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। मौलिक अधिकार तो बहुत देख लिया हमने, हाँ भाई मुझे ये अधिकार चाहिए, मुझे वो अधिकार चाहिए, कुछ कर्तव्य भी तो कर लो, है ना? कर्तव्य करोगे तभी तो अधिकार लेने में भी मजा आएगा। बिना कुछ कर्तव्य के ही अधिकार 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 लेते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तो क्या मजा है भाई? तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपका रशिया से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये किस पार्ट में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में मेनली क्या क्या है। जो भी आइडियाज़ है ना हमारे नेशनलिटी को,
नेशनल ब्रदरहुड को बना के रखने का, वो सब फंडामेंटल राइट्स में मेनली रखे गए हैं। नेशनल फ्लैग को इज्जत करना है, ये सब जो हमारे धरोहर हैं उनको ये करना है, ये सारे चीज़ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाते हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल, जस्टिस का बात जो किया गया है प्रियम्बल में, प्रियम्बल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जस्टिस लिखा गया। जस्टिस कैसा होगा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों तरह के जस्टिस का बात किया गया है प्रियम्बल में। ये हम रशिया से लिए हैं। रशिया के अभी हेड हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक अब बने रहेंगे। तो वही रशिया से हमने ये सब पॉइंट लिया है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थैंक यू। तो आज का ये लेक्चर में इतना ही था। लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।